नमस्कार दोस्तों। आज शुक्रवार है और आनंद एल राय की फिल्म तेरे इश्क में रिलीज हुई है। उज्जवल जी ने भी देखी और मैंने भी देखी। हालांकि हम लोगों ने अलग अलग देखी। उज्जवल जी दिन में देख चुके थे, मैंने शाम को देखी। तो उज्जवल जी ने अपना रिव्यू हालांकि अपने चैनल पर लगा दिया है, तो आप वहां भी सुन सकते हैं। हमने सोचा रात को डिस्कस करते हैं। उज्जवल जी, कैसी लगी आपको ये फिल्म तेरे इश्क में? देखिए, फिल्म जो है बहुत डेप्थ में लेके जाती है। रोमांस का वो जो टूटे दिल वाला एक बिछड़ के भी नहीं बिछड़े, भूल कर भी नहीं भूले, जुदा हम्म। होकर भी नहीं जुदा हुए, उस वाले जॉनर में जाता है। बहुत सारी बातें इस फिल्म में ऐसी हैं जिन्हें अगर आप रियल लाइफ से जोड़कर देखेंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी। असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी ना होता है, ना हो सकता है। हाँ, अगर आप फिल्म के जोन में हैं, उसको सिनेमा की तरह देख रहे हैं कि भाई ये असल जिंदगी से अलग एक रियल लाइफ है, तो एक बहुत इंटेंस लव स्टोरी है। कुछ डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, कुछ सीन्स रुलाते हैं, खासकर जहां पर हीरो के पिता की मौत होती है वो रुला जाता है। और कहीं ना कहीं ये सोचने पर भी मजबूर करती है, क्योंकि इसमें जो कुछ चीजें दिखाई गई हैं वो हमारी सोसाइटी में हैं अभी। हमारे यहाँ हम ठीक। आजकल एक बहुत अलग तरह के हिंसक लोगों को अपने आसपास देख रहे हैं। वो भी बिल्कुल। हिंसक जो पर्दे पर हिंसा का आनंद लेते हैं, वो भी हिंसक हैं जिनमें विचारों में हिंसा है, और वो भी हिंसक हैं जो ऐसे अ, फिल्मों का इंतजार करते हैं। जैसे हमने जब एनिमल आई थी, मैंने उस वक्त कहा था कि बहुत हिंसा है, धुरंधर में काफी हिंसा है। और हमारे आसपास समाज में बहुत सारी हिंसा हो रही है, रियल लाइफ में भी हो रही है, इंसिडेंट्स बहुत सारे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसको टच किया है। एक मैसेज भी है कहीं ना कहीं इस फिल्म में कि प्यार जो है वो अपना स्वरूप बदलता है, वो पूरी तरह से खत्म नहीं होता। कई बार वो दूर जाकर भी दूर नहीं जाता, हमारे अंदर कहीं विदिन रह जाता है। और जिंदगी में कई बार हम जब पैशनेटली किसी चीज को चाहते हैं, किसी शख्स को चाहते हैं, तो वो बहुत हद तक हमारी जिंदगी को बदलता भी है, अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी, या एक नई जर्नी के लिए तैयार करता है। तो इस फिल्म में जो भी हुआ है, अगर हम ये कहें कि क्या दिखाया गया है, तो मैं कहानी नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि ट्रेलर में काफी कुछ क्लियर हो जाता है क्या कहानी है। ओवरऑल अगर आप उस जर्नी को जीना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। और फिल्म का मुझे बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा लगा, म्यूजिक अच्छा लगा है मुझे। कुछ सीन्स बहुत जो खासकर बहुत एक अलग तरह के आपको माहौल में ले जाते हैं, जो कहानी वहां पे चल रही है। और काफी ड्रामा है फिल्म में। धनुष की एक्टिंग बहुत अच्छी है, कृति कहीं कहीं हल्की पड़ जाती है, प्रकाश राज का काम भी अच्छा है। तो ओवरऑल मतलब फिल्म देखकर निराशा नहीं हुई कि 230 रुपए का टिकट हमने क्यों लिया था। तो मुझे 230 रुपए खर्च करने में दिक्कत नहीं हुई। ठीक। मुझे फिल्म देखकर मतलब मजा तो नहीं आया। आपने कहा कि आपको निराशा नहीं हुई, मुझे मजा नहीं आया फिल्म देख के। जी। शायद इसकी एक वजह ये हो सकती कि फिल्म के ट्रेलर से बड़ी उम्मीदें बन गई थी। एक वजह ये हो सकती कि फिल्म का ट्रेलर बहुत इंटेंस था और उसमें कई सारी चीजें ऐसा लग रही थी कि कुछ नई होंगी। लेकिन हाँ। ठीक है, हम अगर स्टोरी रिवील ना भी करें तो ये स्टोरी देखकर लगा कि ये बड़ी आर्टिफिशियल सी स्टोरी है। इसमें रियल जैसा कुछ भी नहीं है। रियल से मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आज जो हो रहा है आप वही सब दिखाइए। लेकिन एक होता है ना, कहानी भले ही आप फिल्मी बनाते हैं मगर उसमें एक रियलिटी का टच होता है। आपको थोड़ा महसूस होता है कि ऐसे किरदार हमारे आसपास हैं, इस तरह की घटनाएं हमारे आसपास होती। फिल्मी और बेहद फिल्मी लगी, जैसे कॉलेज का दिखा रहे हैं, यूनिवर्सिटी का, दिल्ली यूनिवर्सिटी। वन साइडेड लव है पूरा उस हीरो का। और वो मोहतरमा जो है वो साइकोलॉजी में कोई एक पेपर, उन्होंने रिसर्च पेपर तैयार किया। अब रिसर्च पेपर तैयार किया तो मुझे समझ में नहीं आया किन लोगों पर उनका रिसर्च था, क्योंकि वो हाँ। बता रही है कि एक आदमी अगर हिंसक होता है, उसका बिहेवियर हिंसा से भरा होता है, उसको बदला जा सकता है। फिर कहीं अचानक वो गांधी जी के नाम की जय होने लगती है, कहीं मार्टिन लूथर किंग के नाम का भी नारा लगा दिया जाता है। मतलब अजीब तरीके से, मतलब वो चीजें जो है ना, कि कॉलेज में एक थीसिस लिखी गई है और उसको सही साबित करने के लिए जब उसके प्रोफेसर उसको कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो मानते नहीं है एक घटना की वजह से, तो वो उसी लड़के को पकड़ती कि भाई मैं तुझे सुधार दूंगी। मतलब ये बड़ा अजीब सा, मतलब वहां पे गांधी की भी फिलॉसफी आप ले आए और आपने कहा कि उसको बदला जा सकता है। फिर आप उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा की भी बात कर लेते हैं।
तो बहुत कुछ जो होता है कि जो सहज कहानी का फ्लो होता है वैसा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ-कुछ लॉजिक देने के लिए अपनी कहानी में हिमांशु जो इसके शर्मा राइटर हैं और एक और उनके साथ राइटर हैं, तो इन लोगों ने जोड़-घटाव करके चीज़ें जो है बनाई और कहीं न कहीं क्योंकि इसको रांझना की स्पिरिचुअल सीक्वल कहा जा रहा है, तो उसको हाँ। बनारस से भी जोड़ना है और वो वन जीशान अयूब साइडेड को भी लेकर लव आ गए। जी? जीशान अयूब को लेकर आ गए। जीशान अयूब को भी आप लेकर आ गए। तो बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें लगी और जो एक चीज़ आपने कही ना कि जो चीज़ें हम समाज में देख रहे हैं प्यार में हिंसा, तो ये बात तो सही है, प्यार में हिंसा इधर काफ़ी दिखाई देने लगी है और यही एकमात्र एलिमेंट ऐसा है जो इस फ़िल्म में निकल के आता है, हमको दिख रहा है। यहाँ प्यार कम हो रहा है, हिंसा ज़्यादा हो रही है। सिगरेटें फूँकी जा रही है, शराब चल रही है और शराब पी-पी कर बर्बाद हुए जा रहे हैं। अगर इस फ़िल्म को जो हमने एक दीवाने की दीवानियत देखी थी, उसके डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया होता तो मैं कहता चलो फिर भी ठीक है। लेकिन इस फ़िल्म को आनंद एल राय डायरेक्ट कर रहे हैं। तो वो बात जो है ना कि आनंद एल राय जिन्होंने रांझना जैसी फ़िल्म बनाई या फिर जिन्होंने तनु वेड्स मनु वाले जो 2 पार्ट बनाए हैं, ये उनकी फ़िल्म नहीं लगती है। ये उन्होंने एक होता है ना कई बार जब आपकी 2 फ़िल्में अगर फ्लॉप हो गई हैं, तो आप थोड़ा-सा जैसे इसमें भी आया कि प्यार में रिस्क लेना, इश्क में रिस्क लेने वाली जो बात है। तो इनका भी मोहब्बत, इनका भी इश्क जो है वो सिनेमा है, तो यहाँ वो रिस्क ले रहे हैं कि चलो कुछ डिफरेंट बनाते हैं, थोड़ा समय के हिसाब से बनाते हैं। पर मुझे लगता है कि वो उनका मूल नेचर नहीं है। तो क्योंकि मूल नेचर नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें कहानी में थोपी हुई लगती है। कई बार ट्रीटमेंट भी मुझे बड़ा कुछ जगहों पर फ़नी सा लगा है। खास तौर पे वो जो क्लाइमैक्स उन्होंने शूट किया है जिस तरह से, एक तो बहुत हड़बड़ी में हो गया वो सारा कुछ। कहानी प्रेजेंट में होती, पास्ट में होती, वो आना-जाना चलता रहता है। तो क्लाइमैक्स मुझे मज़ा नहीं आया मतलब कि ये किस तरह का और वो जो डायलॉग्स दिए हैं उसमें कृति को उन्होंने, कि बच्चा तो मेरे पेट में है लेकिन मतलब वहाँ भी उसको स्पिरिचुअल बना दिया कि ये मेरा और वो अपने जो हस्बैंड होता है उसका नाम लेती पर इसमें आत्मा तुम्हारी है। मतलब ये क्या है मतलब ये समझ से बाहर है। हाँ, डेफ़िनेटली समझ से बाहर है। देखिए, इस फ़िल्म में जी। जो भी दिखाया गया है, वो संभव ही नहीं है कि कोई इस तरह का बैकग्राउंड से आने वाला और सिर्फ़ किसी के कहने पर यूपीएससी क्रैक कर दे तीसरी बार में बिल्कुल। और उसके बाद उसे छोड़ दे और फिर वो एयर फ़ोर्स में चला जाए और वहाँ भी सेलेक्ट हो जाए। मतलब उसकी ये है कि उसकी तो पहली कोई तैयारी थी ही नहीं। उसने उम्र के जो 17-18 साल थे, वो तो वेस्ट कर दिए थे और अचानक 2-3 साल में ही वो सब कुछ कर लेता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी हैरान करने वाली तो डेफ़िनेटली हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें एक दीवाने की दीवानियत से तो उसके कंपैरिजन में ये कहीं ज़्यादा मुझे एंगेजिंग लगी क्योंकि एक दीवाने की दीवानियत में आपको कुछ मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ इस फ़िल्म को उससे क्योंकि वही जी। पिछली सो रोमांटिक फ़िल्म हमने देखी थी जो रिलीज़ हुई और डेफ़िनेटली इस फ़िल्म में मतलब अगेन ये कोई बहुत महान सिनेमा नहीं है, कोई बहुत ग्रेट फ़िल्म नहीं है। ये ऐसी कोई फ़िल्म नहीं है कि अरे आपने ये नहीं देखी तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। अच्छा रही बात कि रांझना के डायरेक्टर ने ये डायरेक्ट किया देखिए मुझे लगता है हर डायरेक्टर का ना एक कहीं स्थिति पर आ जाता है कि वो चूक जाता है। बिल्कुल। राजकुमार हिरानी ने जब ढुंकी बनाई तो लोगों ने कहा कि यार ये राजकुमार हिरानी की फ़िल्म नहीं लग रही है। तो मैं अब इस चीज़ को इस तरह से देखने लगा हूँ कि ये जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी महान बड़े डायरेक्टर्स हैं, चाहे वो भंसाली क्यों ना हो या कोई भी हो, सबका एक स्तर आ जाता है चुक जाने वाला, जब वो अपना सब कुछ दे चुके होते हैं। उसके बाद या तो उनके पास कुछ नया नहीं होता या वो अपने पुराने ही मसालों को नए तरीके से पेश करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो वहाँ पे लड़खड़ा जाते हैं। क्योंकि डायरेक्टर कितना भी बड़ा रहा हो, चाहे हम सुभाष घई और महेश भट्ट और यश चोपड़ा हम किसी की बात कर लें, सबका एक दायरा है, उसके आगे फिर वो मामला नीचे की तरफ ही जाता है। यही वजह है कि एक समय के बाद फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स जो हैं, वो खत्म हो जाते हैं, महेश भट्ट भी खत्म हो गए। क्योंकि आपने ठीक है बहुत कुछ नया दिया, अब एक तो आपका टाइम चला जाता है तो वो वाले प्रयोग नहीं चलते, मेकिंग नई तरीके की हो जाती है और आपके अप्रोच पुराने हो जाते हैं और लोगों को थोड़ा नया चाहिए होता है। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि किसी भी डायरेक्टर की जो लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ जिसमें वो वैरायटी दे सकता है, बहुत लंबी संभव नहीं है क्योंकि सबके अपने-अपने दायरे हैं और हर कुछ साल में तो पूरी मेकिंग चेंज हो जाती है, खासकर अब जब हम इंटरनेशनल कंटेंट भी देख रहे हैं बड़ा इजीली। ऐसे में बिल्कुल। बहुत मतलब चैलेंजिंग है किसी के लिए भी ये कर पाना। हम लोगों के पास एज़ अ दर्शक भी इतने ऑप्शन आ गए हैं कि हम तो फटाक से कर देते हैं कि भैया तो बकवास है।
तो ये मुझे लगा। हमारी एक दर्शक है जिज्ञासा के, इन्होंने लिखा है, मैंने इसीलिए स्क्रीन पर रखा हो, स्पिरिचुअल क्वेश्चन मार्क है तो स्पिरिचुअल इज नेवर वायलेंट, क्योंकि आप स्पिरिचुअल चीजों की तरफ ज्यादा मतलब ध्यान भी देते हैं, आप उसको महसूस भी करते हैं, इसको थोड़ा सा। हाँ, क्या होता है कि आप प्लेट में रखे एक एप्पल को भी स्पिरिचुअली देख सकते हैं, तो आप किसी भी चीज को स्पिरिचुअली देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर जो रिव्यू किया है, मैंने इस फिल्म को थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल पर देखने की कोशिश की है, क्योंकि वो मेरी अपनी अप्रोच है। वायलेंस को भी हम स्पिरिचुअली देख सकते हैं, हम किसी भी चीज को स्पिरिचुअली देख सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है इसको स्पिरिचुअली नहीं देखा जा सकता। अब एक डायरेक्टर है, वो अपना विजन लेकर आया है, उसने एक चीज कहने की कोशिश की है, कई बार हम वो क्या दिखाना चाह रहा है नहीं पकड़ पाते हैं, तभी हम कहते हैं यार पिक्चर समझ में नहीं आई, बकवास थी, बेकार थी। मैं कहूंगा कि इस फिल्म में उन्होंने जो कहने की कोशिश की है, जिस नजर से, मैंने उस नजर को पकड़ने की कोशिश की, और मुझे लगा कि किसी हद तक उन्होंने एक स्पिरिचुअल मैसेज भी इसमें दिया है। हालांकि वो बड़ा सब्जेक्टिव है, कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं यार ये तो ऐसी बड़ी मसाला फिल्म है, बड़ी ड्रामे वाली फिल्म है जिसमें सब डाल दिया उन्होंने, खासकर जो लाउडनेस है फिल्म में, वो लाउडनेस बहुत ज्यादा है। अगेन ये देखने का नजरिया है, आप उस लाउडनेस को किस तरह से देखते हैं, तो मतलब ये अपने ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली, हम देख सकते हैं। हिंदू शास्त्रों में एक वाक्य आता है ना, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। हाँ। वेदों में जो हिंसा बताई गई है, या जो वैदिक कार्यों में जो पुराने जमाने में बलि प्रथा वगैरह थी, तो वो हिंसा उसको नहीं माना जाता था। तो ठीक है, इसको उस तरह से भी जोड़कर देखा जाता है। हमारे एक दर्शक हैं, वो लिख रहे हैं जो लालो एक फिल्म आई है गुजराती की, तो क्योंकि हमने देखी नहीं है रोहन सिंह जी, तो अब क्योंकि ये फिल्म ओटीटी पर आने वाली है, इसकी चर्चा बहुत सारी है, तो जब ये ओटीटी पर आएगी तो हम इसकी बात करेंगे, उज्जवल जी के साथ भी बात करेंगे इसकी। और इस फिल्म में मुझे ये बात, प्रकाश राज का काम देखिए, धनुष तो उन्होंने बढ़िया परफॉर्म किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कृति सेनन भी अच्छी लगी है, कहीं कहीं थोड़ा ज्यादा ड्रामा, और लास्ट में उनके कैरेक्टर के साथ ने जो डायरेक्टर ने, जो मुझे लगता है किसी तरह से जस्टिस नहीं किया है, चाहे वो परफॉर्मेंस के लेवल पे हो या जिस भी लेवल पे हो, तो वो एकदम अलग ही उसमें चली जाती है, तो वहां उनका पूरा मामला जो है वो उतर जाता है पटरी से एक तरीके से। लेकिन प्रकाश राज छोटे से रोल में आने के बावजूद, खास तौर पे वो जो रोल है जब वो अपने बेटे की तरफ से माफी मांगने जाते हैं या उसके लिए जो अपील करते हैं, वो बड़ा कमाल का दृश्य है, और उन्होंने जिस तरह से उसको परफॉर्म किया है, तो देखिए अगर डायरेक्टर उनसे उनके लिए इस तरह का रोल लिखवाया जा सकता था, और बड़ा इंपॉर्टेंट लगा। इन्हीं कैरेक्टर्स के आसपास सारी चीज, तो मुझे काम के लिहाज से इन दो लोगों का काम ज्यादा पसंद आया, और धनुष वाकई बहुत अच्छे एक्टर हैं, ये बात तो मानना पड़ेगी। और सबसे खास बात मुझे ये लगी कि हम जो कि आमतौर पर बॉलीवुड फिल्मों में नहीं देखते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया उनका फिगर का, जब वो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक लड़के की तरह होते हैं, जो आवारा लड़का है, नेतागिरी कर रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे को आप देखिए, वो सब एकदम अलग दिखता है, और जैसे ही उनको एयरफोर्स में दिखाया गया वो बहुत डिफरेंट दिखता है। जबकि आप यही चीज देखिए, इससे पहले फाइटर आई थी, या अक्षय कुमार की इस तरह की फिल्में देख लीजिए बॉलीवुड हीरोज की, ये चाहे वो रोमांस करते नजर आए अपनी कॉलेज लाइफ में दिखें, चाहे वो आर्मी या एयरफोर्स में दिखें, ये एक ही जैसे इनका अपीयरेंस होता है। तो इस मामले में मानना पड़ेगा कि धनुष ने भी काम किया और आनंद एल राय ने भी जो है काम किया, ये चीज मुझे लगा कि इसको नोट किया जाना चाहिए। भाई मतलब मेरा अनुभव जो इस पिक्चर को देखने का रहा है, मैं संतुष्ट होकर इसलिए बाहर निकला कि मुझे कहीं पर ये नहीं लगा कि ये फिल्म बनाते वक्त मेहनत नहीं हुई है। पहली बात तो ये कि इस फिल्म को बनाने में मेहनत, बिल्कुल, और कुछ एक नया निकाल कर लाने की भी कोशिश हुई है। नया इन द सेंस कि आजकल जिस तरह के प्रयोग हो रहे हैं, अब हम डेफिनेटली इसको बहुत कोई क्लासिक किसी फिल्म से हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे इसको, लेकिन जो आजकल का सिनेमा आ रहा है उसी से कर सकते हैं। हाँ, रांझड़ा वाली झलक दिखाने की कोशिश की है, उस जोन में जाने की कोशिश की है। खासकर फिल्म का जो स्टार्ट है वो काफी बांधता है, एजिंग है। जहां तक आपने बात की प्रकाश राज के अभिनय की, हाँ बहुत कमाल अभिनय है। धनुष भारी पड़े हैं, कृति कहीं कहीं काफी कमजोर है, कहीं कहीं वो ओवर ड्रामेटिक हो गई हैं, और कहीं कहीं पे ऐसा लगा है कि वो धनुष के लेवल पर को मैच नहीं कर पा रही हैं, ऐसा भी है।
पर कुल मिलाकर वो साध कर ले गई हैं इस पूरी फिल्म को। अब देखना ये कि जो यंगस्टर्स हैं वो इसको कैसे रिसीव करते हैं। मैं यहाँ यंगस्टर्स की बात इसलिए कर रहा हूँ, देखिए जब जी 30, 40 या 50 साल का दर्शक जाता है कोई सिनेमा देखने, तो उसका अपना सिनेमा व्यूइंग एक्सपीरियंस बड़ा लंबा हो चुका होता है। ठीक है। उस जमाने में मैंने प्यार किया, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, दिल, DDLJ और दुनिया तमाम देखी होती है। अब एक जो 20 साल का जा रहा है लड़का, और कहा भी जाता है कि जो सिनेमा का बिजनेस है वो यंगस्टर्स को ध्यान में रखकर ज्यादा बनाया जाता है, खास करके रोमांटिक फिल्में, क्योंकि एक इंटरव्यू में कहा भी था शाहरुख खान ने कि मैं रोमांटिक फिल्में उनके लिए करता हूं जिन्हें कल प्यार हुआ है। सो वो ये कैसे वो रिसीव करेंगे उस पर है, क्योंकि जाहिर है रोमांटिक फिल्में सभी देखते हैं, 60 साल, 80 साल, 90 साल की उम्र में आप देख बिल्कुल। सकते हैं, लेकिन मार्केट है, जो मैं बाजार की बात कर रहा हूँ, वो बाजार किसका है, तो देखना है कि वो जो यंग ऑडियंस है वो कैसे इसको रिसीव करती है। क्योंकि अच्छा, एक बात यहाँ पर और भी करनी जरूरी हो जाती है। देखिए कुछ समय पहले तक बात और थी, हमने वो वक्त देखा है जब 8-7 साल में, 8 साल में या 10 साल में जनरेशन बदलती थी। आज हर 3 साल में जनरेशन चेंज हो जाती है। आज जो 25 साल का लड़का या लड़की है उसका पॉइंट ऑफ व्यू और एक 20-21 साल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल अलग होगा, और वो हर 3 से 4 साल पे बदल रहा है। लोगों की अप्रोचेस बहुत चेंज हुई हैं। तो देखते हैं कि इस तरह के रोमांस को कैसा इस तरह की स्वीकृति मिलती है। मतलब यहाँ पर आज अगर मैं बात कर रहा हूं या आप बात कर रहे हैं तो हम एक क्रिटिक के लहजे से बात कर रहे हैं, एक दर्शक के लहजे से बात कर रहे हैं, लेकिन जो आम दर्शक है बाजार का, जिसके लिए शायद ये बनाया गया है सिनेमा, वो कैसे इसको कैसे एक्सेप्ट करता है। अब हमारे जैसा दर्शक तो एक दीवाने की दीवानियत को रिजेक्ट कर देगा, लेकिन क्या एक दीवाने की दीवानियत रिजेक्ट हुई है? नहीं हुई है। यानी कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर भी एक्सेप्टेंस है। तो हम अगर बाजार के हिसाब से देखें तो अब मतलब पिक्चर तो बाजार के लिए बन रही है कि लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। अल्टीमेटली बात तो आ जाती है कि लोग देखने गए या नहीं गए, या उनको पसंद आई या नहीं आई। तो देखना है कि जो इसको आप कैसा, बाजार की बात, हाँ, कि कैसा इसको स्वीकृति कैसी मिलती है। जो हालांकि मेरे बाजार की बात कर रहे हैं, ओपनिंग तो अच्छी लगी है। 16.5 करोड़ की ओपनिंग का फिगर मैं देख रहा था, और हिंदी में धनुष की ये बेस्ट ओपनिंग है। रजनीकांत के बाद वो दूसरे तमिल एक्टर हैं जिनको हिंदी में डबल फिगर्स में ओपनिंग लगी है। तो उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वही मैंने जो शुरू में कहा कि इस फिल्म का ट्रेलर बहुत अच्छा था। ट्रेलर की जबरदस्त हाइप बनी, ट्रेलर लोगों ने एक्सेप्ट किया कि यार उसने ट्रेलर ने ध्यान खींचा कि यार कुछ अलग लग रहा है। ट्रेलर से भी पहले, बल्कि जबकि टीजर आया था, पोस्टर आए थे, तभी से इस फिल्म की मतलब एक प्रेजेंस जो है वो दर्ज हो चुकी थी। तो ये वो फिल्म नहीं थी कि अच्छा ये फिल्म आ गई है, उस तरह का मामला नहीं था। ये फिल्म आ रही है, लोगों को पता था, आई है थिएटर में, ये पता लगा, और ओपनिंग बता रही है कि लोगों ने इसको पहले दिन तो देखा है। और 16.5 करोड़ की ओपनिंग आज की डेट में तो बहुत अच्छी मानी जाती है, जबकि धनुष और कृति सेनन है, तो उस लिहाज से ठीक है। हम आने वाले दिनों में तो बिल्कुल देखेंगे इस पर कि कैसा बॉक्स ऑफिस है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई जिन दर्शकों के लिए फिल्म बनाई गई है, और खास तौर पे यंग जनरेशन, क्योंकि कॉलेज गोइंग कहानी है, तो यूनिवर्सिटी के बच्चे दिखाए हैं, बच्चे मतलब ठीक है, बच्चे ही दिखाए हैं वो तो एक तरीके से। वही कह रहा हूँ ना, सयारा अगर आप जी। मेरे उम्र के व्यक्ति से पूछें तो मुझे सयारा समझ में नहीं आई, लेकिन सयारा कुछ लोगों के बीच चली ना। ठीक है, थोड़ा हाइप भी था, पर ऐसा तो नहीं था कि 100% हाइप था। अगर हाइप 40% था तो 60% तो लोगों ने उसे पसंद किया। तो अल्टीमेटली तो फिर बात बाजार पर आ जाती है। हम उसके 50 कंपैरिजन कर सकते हैं, और भाई आने वाले समय में तो लोग हो सकता है जिन फिल्मों की हम तारीफ कर रहे हैं, लोग कहेंगे यार क्या बकवास फिल्म थी, मजा नहीं आया उसको देख के। यू नेवर, मार्केट चेंज होती है। मतलब कहते हैं ना कि बाजार बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है। अब तो खासकर कंटेंट का बाजार तो बहुत जल्दी बदल रहा है। मुझे लगता है हॉरर कॉमेडी पे जिस तरह से बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स की नजर थी, उसके बाद ये लव स्टोरी, क्योंकि सैयारा, फिर उसके बाद में एक दीवाने की दीवानियत, ये वाली जो फिल्म है तेरे इश्क में, तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स को अब लगेगा कि यार इधर दांव लगाया जा सकता है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम कुछ लव स्टोरीज देखें, कुछ फ्रेश देखें, और शायद इसी से यंग और नए एक्टर्स का रास्ता भी खुलेगा। ये जो पुरानी जो 60 साल होने जा रहे हैं, इनकी विदाई भी इसी तरह से हो पाएगी, मुझे लगता है।
देखिए, ह्यूमन इमोशन में सबसे ज़्यादा रोमांस हमेशा चलेगा। आज नहीं, आज से 20 साल, 25 साल, 50 साल बाद भी चलेगा, क्योंकि रोमांस एक ऐसी फीलिंग है, एक सर्टेन एज में आता है, एक कहते हैं ना, एक ठंडी हवा के झोंके की तरह आता है हर उम्र में, उस उम्र में, खास उम्र में। और फिर जब आप उसकी खुमारी में होते हैं तो आपको वैसा ही कंटेंट देखना अच्छा लगता है, वैसी बातें करना अच्छा लगता है। तो ये प्रयोग तो हमेशा सफल होगा अगर आप कुछ रोमांस में कुछ अच्छा और नया लेकर आते रहते हैं थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद। जाहिर है आप बैक टू बैक रोमांटिक फिल्में भी 100 बना देंगे तो वो भी चलनी बंद हो जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं रोमांस बहुत बड़ा पुल होता है दर्शकों के लिए, और हर हर वक्त में रहा है, 70, 80, 90 के दशक में हर वक्त रहा है। हाँ, होता ये है कि जब बड़ा रेपिटेटिव हो जाता है तो फिर लोग इससे दूर भागने लगते हैं कि यार ये तो बड़ा प्रेडिक्टेबल जोन है। लेकिन फिलहाल अभी जो ऐसी खूंखार फिल्में आ रही हैं, एनिमल आई और धुरंधर आई है, उसके बीच में ठंडी हवा के झोंके, आप सोचिए ना कि एक दीवाने की दीवानियत जैसी मतलब जैसी सही फिल्म है। भी देख ली तो मतलब आप सोचिए लोगों के अंदर भूख कितनी है रोमांस को देखने की। हम नजर रखेंगे इस पर। आपने धुरंधर का जिक्र किया, एक सवाल हमारे सामने हमारे एक दर्शक है उनका भी है कि धुरंधर से कुछ लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है। दरअसल आज ही खबर आई है, लेट मेजर मोहित शर्मा, एसीपी एसएम, जिनको कि अशोक चक्र दिया गया था, अवार्ड किया गया था, उनके मरणोपरांत दिया गया था, और सेना मेडल भी। उनके पेरेंट्स कोर्ट में गए हैं और उनका ये कहना है कि भाई ये फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। तो उसकी कई सारी वजह बताई है उन्होंने, कि भाई एक तो उनकी लाइफ पर ये बेस्ड है और वो नहीं चाहते हैं कि ये फिल्म उनके बेटे की लाइफ पर जो है, उनके जीवन की घटनाओं पर ये फिल्म रिलीज हो। और भी चीजें बताई कि भाई जिस तरह से हमारी एजेंसीज काम करती हैं, जिस तरह से स्पाई काम करते हैं, इस फिल्म में बताया गया है, और वो चीजें फिर अगर दुनिया के सामने आ जाएंगी तो आपको नुकसान होगा। तो वो भी हवाला दिया। तो देखते हैं, अभी दिल्ली हाई कोर्ट में केस है, क्या होता है। तो सबसे पहले तो वही है कि हालांकि जो मेकर्स हैं उन्होंने इसका खंडन किया है, 2 दिन हाँ, पहले ही आ गया था कि भाई ये किसी रियल घटना पर आधारित नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है इस मामले में। तो शायद अगले ही हफ्ते है ये फिल्म, तो हाँ 5 तारीख को है, आज 28 से अगले अगले शुक्रवार को ये फिल्म रिलीज होगी। तो इस पे कोई अपडेट आएंगे तो फिर हम बात करेंगे। और तेरे इश्क में का जो बॉक्स ऑफिस है, उस पर नजर रखते हैं कैसा क्या रहेगा। तो आपने उज्जवल जी बहुत डिटेल में और बहुत डीपली इस फिल्म को डिफाइन किया दर्शकों के लिए। सभी दर्शकों का भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। तो मिलते हैं फिर हम अगले किसी लाइव और वीडियो में। नमस्कार।